भाई अगला टॉपिक है, हमने मॉनेटाइजेशन टारगेट्स के बारे में पहले भी बात किए हुए हैं। अभी देखिएगा लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि फॉर द सेकेंड स्ट्रेट ईयर रेलवेज का जो टारगेट सेट किया गया है एसेट मॉनेटाइजेशन टारगेट का, वो इस बार भी पूरा नहीं कर पाए हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या सोच रहे हैं, जो इनके जो एनुअल अलोकेशन जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से फंड जनरेशन थ्रू एसेट मॉनेटाइजेशन के साथ लिंक करने वाले हैं। भाई देखिए इनका टारगेट ये दिया गया 57,000 करोड़ का रेलवेज को, उसमें से सिर्फ 30,000 करोड़ इन्होंने रेज कर पाए हैं। इस पे काफ़ी कुछ है। जब मॉनेटाइजेशन की बात होती है इस पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, उस पर ध्यान देना है। आप देखेंगे पिछले साल का टोटल एसेट मॉनेटाइजेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूं भाई, 6 लाख करोड़, मतलब काफ़ी सालों में। उस पर आप देखेंगे पिछले साल का टारगेट रेलवे तो सिर्फ 8,000 करोड़ कर पाए भाई। इनका टारगेट दिया गया था 17,810 करोड़ था, पिछले साल की बात कर रहे हैं, तो ओवरऑल नहीं। उस पर सिर्फ 5% भी ये अचीव नहीं कर पाए रेलवेज ने। मगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आप देखेंगे जो इनका टारगेट 86,000 करोड़ का टारगेट था, उसका 96,000 करोड़ अचीव करके दिखाया भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मगर रेलवे की तरफ से बिल्कुल इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। जब हर मिनिस्ट्री इस पे काम कर रहे हैं, रेलवे क्यों काम नहीं कर रहे हैं भाई? इसको काफ़ी सीरियसली गवर्नमेंट इसको लिए हुए हैं। और इस बार का टारगेट आप देखेंगे 1.6 लाख करोड़ है भाई मॉनेटाइजेशन का। इस साल गवर्नमेंट की टारगेट की बात कर रहे हैं, उस पर माइनिंग सेक्टर सबसे ज़्यादा उस पर इम्पोर्टेंस दिया जाएगा माइनिंग सेक्टर में। और ये भी देखिएगा कोल एंड माइंस, इनके टारगेट को 5.5 बार नहीं गुना बढ़ा दिए। 6,000 करोड़ से लेके 33,281 करोड़ तक इन्होंने टारगेट बढ़ा दिए हैं। किसका ध्यान रखिएगा? कोल एंड माइनिंग। जब भी ये मॉनेटाइजेशन टारगेट की बात होती है उस पर कोल एंड माइंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है। बाकी तो अपना चलता रहता अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा, उनका तो स्पेसिफिक टारगेट नहीं है। फिर भी काफ़ी प्रपोजल्स में गवर्नमेंट काम कर रही है और काफ़ी कुछ इसमें करना पड़ेगा भाई, ठीक है। और क्या है मॉनेटाइजेशन, बस इसके बाद ज़्यादा मेरा दिमाग में नहीं आ रहा। कभी इस टॉपिक आएगा तो मैं उस पर और ज़्यादा पॉइंट में आपको कवर कर दूँ। तो ये मॉनेटाइजेशन टारगेट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फॉर इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि जितना भी फिजिकल डेफिसिट चल रहा, पहले भी हमने कुछ वीडियोस में देखा हुआ है, फिजिकल डेफिसिट 3% से 6% पहुँच गया। फिजिकल डेफिसिट का एक्सप्लेनेशन भी दिया हूँ, सेपरेट वीडियो भी डाला हूं अकेडमी में, कहीं ना कहीं आप सब वीडियोस देखेंगे। मगर इतना ध्यान रखना, फिजिकल टारगेट 3% जीडीपी से 6% पहुंच गया भाई। शॉर्टफॉल की बात कर रहा, जनरली 3% रहता है, 6% बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है भाई। फ्रंट लोडिंग है, गवर्नमेंट का बारोइंग प्लान है, कोविड में पैसा एक्सपेंस है, वैक्सीनेशन है, और देखो ऊपर से पेट्रोल का प्राइसेस भी कम कर दिया, फर्टिलाइजर सब्सिडी है, गरीब कल्याण योजना, फूड सिक्योरिटी, उस पर देखिए भाई 80 करोड़ लोगों को 5 किलो हर महीने मुफ्त में बांटा जा रहा। फूड सिक्योरिटी एक्ट के अलावा हर चीज़ में तो खर्चा हो रहा भाई। ये 6% फिजिकल डेफिसिट कहाँ से आएगा पैसा? ये सब मॉनेटाइजेशन से आना भाई। ये मेंस हो, प्रिलिमिनरी हो, इन्वेंट्री बोल रहा हूँ, इंटरव्यू है भाई, कुछ भी आ सकता। तो ये डाटा लिख के रखिए, डाटा के साथ बात करिए, हवा में बात मत करिएगा। ये एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्रिप्टो करेंसी। सब लोग इसके पीछे जा रहे हैं, 1 महीने में डबल हो जाता, 3 महीने में डबल हो जाता, हुआ भी है, ऐसी बात नहीं है। $65,000 भाई, $65,000 पर बिटकॉइन। भाई एक चीज़ ध्यान रखना, जितना फास्ट वो ऊपर जाता उतना ही नीचे भी आता भाई, ये ध्यान रखना। $65,000 की बात कर रहा हूँ, तब तक पहुँच गया। अभी 30 से भी
वो नीचे गिर गिर के $28,000 तक पहुंच गया। कुछ ऐसे ऐसे क्रिप्टो करेंसी लूना जैसे पता नहीं जा रहा, उस पर घुसेंगे नहीं है भाई। 10 पैसे का आ गया, 10 पैसे का, मजाक नहीं कर रहा हूँ। तो कहीं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की ऐसे आता है, ये सब चीज़ों की जिक्र जरूर करिएगा। ये क्रिप्टो करेंसीज का गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है, ध्यान से सुनिए। गवर्नमेंट को ये मानना है ये क्रिप्टो करेंसी थोड़ा सा डॉलराइजेशन हो सकता है भाई, और वो हमारे इंडिया के सॉवरिन इंटरेस्ट के हित में नहीं है। इसका कारण ये है क्योंकि जितने भी क्रिप्टो करेंसी है वो सब डॉलर डिनोमिनेटेड है, और इशू कौन करता है, वो सब फॉरेन प्राइवेट एंटिटीज इशू करता भाई। एक चीज ध्यान से सुनिए भाई, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन फाइनेंस भाई, इस बार भी IAS 23 प्रीलिम्स में ये सब स्टैंडिंग कमिटीज कॉन्फ्रेंसेस ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, काफ़ी क्वेश्चंस आए, उस पर याद रखना। उस पर कौन चीफ है, ये क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। उसमें जयंत सिन्हा साहब है जो हमारे पुराने मिनिस्टर रह चुके हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर था। और उसके बाद जब भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं, नाम याद रखना, शक्ति कुंता दास है, तमिलनाडु का IAS ऑफिसर है। उन्होंने काफ़ी अप्रहेंशंस रेज किया है कि हमारे कंट्री का पूरा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि आज की डेट में गवर्नमेंट के पास कुछ लीवर्स है, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो अपने मॉनेटरी पॉलिसीज, एक मीटिंग आज भी हुआ उसके थ्रू मॉनेटरी, डिटेल वीडियो डाला मैं, वो भी देखिएगा, मॉनेटरी सिस्टम्स को रेगुलेट करते हैं। जब भी ये क्रिप्टो करेंसी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड स्टोर ऑफ वैल्यू हो जाता है, वो पैसे को रिप्लेस करने का भी ताकत आ सकता है फ्यूचर में, ध्यान रखिएगा ये सब चीज़ें। और सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं है, उस पर क्रॉस बॉर्डर ट्रांसैक्शन हो सकता है, टेररिज्म में 50 चीज़ें है, हर चीज़ मैं नहीं बताना चाह रहा हूँ भाई आपको। काफ़ी सारे मॉनेटरी सिस्टम पूरा नहीं है तो कम से कम पार्ट ऑफ द मॉनेटरी सिस्टम को ये रिप्लेस कर देगा भाई। और सिर्फ वो नहीं है, उसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग है, स्टेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम है, पहुंच चुका है। गवर्नमेंट के पास जो लीवर्स है वो गवर्नमेंट पूरी तरह नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये बार बार इंटरफियर करेगा। क्रिप्टो करेंसी सिर्फ वो नहीं है कि लोग कह रहे थे डबल हो जाता, ट्रिपल हो जाता है, तो इसलिए आप इसको देखेंगे गवर्नमेंट कुछ 30% टैक्स भी, कैपिटल गेन टैक्स जो इम्पोज किया वो भी एक तरह का बढ़िया, कुछ हद तक अच्छा हो गया भाई, ब्लेसिंग इन डिस्गेस। काफ़ी सारे लोग उससे पीछे हट गए, मान लीजिए टैक्स नहीं लगाता, पाँव फंसाते, 50% तो वैल्यू नीचे गिर गया, $65,000 से 30। तो जो भी गवर्नमेंट करता है सोच समझ के करता है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में होना जरूरी है। जो लीवर्स, मान लीजिएगा आप बस चला रहे हैं, एक ही बंदा गाड़ी चला रहा, ये नहीं है कि दूसरा भी बंदा उसके पास भी स्टीयरिंग हो, उसके पास में ब्रेक हो, क्लच हो, ये एक्सीटर लगाएगा वो ब्रेक लगाएगा, ठीक नहीं। जैसे आज की डेट में MPC का मीटिंग का, RBI गवर्नर का स्पीच, अलग स्पीच डाला आधा घंटे का, वो भी देखिएगा। इन्फ्लेशन को करने के लिए क्या क्या किए हैं, वो सब नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है आत्मनिर्भरता और सीमेंट प्रोडक्शन। भाई सीमेंट एक बहुत ही चीज है इंफ्रास्ट्रक्चर में, हमें भी पता है, काफी कुछ गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में ध्यान दे रही है। और पिछले साल का बजट आप देखेंगे कितना कैपेक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर, उस पर पूरा ही इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रंट लोडेड। गवर्नमेंट क्या क्या कर रहा भाई, हाफ ईयर में 6 महीने में 6 लाख करोड़ फ्रंट एक्सपेंस है, बारोइंग प्लान्स, उसमें मेजर पोर्शन तो इंफ्रास्ट्रक्चर में चला जाएगा भाई। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, सीमेंट तो बहुत ही जरूरी चीज है, उसमें मल्टीप्लेयर काफी बनता। मल्टीप्लेयर के बारे में वीडियो है, पूरा एकेडमी का वीडियो देखिए तभी आपको मालूम होगा। हॉलसिम को पूरा $10 बिलियन पे अदानी ने एक्वायर किया है। जब सीमेंट की बात करते हैं, 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, एक तो डिमांड एंड सप्लाई गैप है, और दूसरा अदानी के बाकी बिजनेसेस के साथ क्या क्या इस पे सिनर्जी बन सकता है। भाई ये सीमेंट और आत्मनिर्भरता जो सेल्फ रिलायंस काफी संबंध है, क्योंकि इंडिया आज की डेट में दुनिया का 2nd लार्जेस्ट सीमेंट मार्केट है। भाई ध्यान से सुनिए, 2nd लार्जेस्ट सीमेंट मार्केट है। क्यों, मैं कारण कुछ और भी बताऊंगा बाद में, मगर ग्लोबल एवरेज पर कैपिटा सीमेंट कंजम्पशन में देखेंगे सिर्फ आधा है भाई। उदाहरण के लिए देखेंगे इंडिया में
पर कैपिटा सीमेंट कंजम्पशन सिर्फ 240 किलोग्राम पर पर्सन, मतलब टोटल इंडिया का सीमेंट प्रोडक्शन कितना हो रहा है और कितने लोग हैं दोनों डिवाइड करेंगे, आपको पर कैपिटा सीमेंट प्रोडक्शन आता है। जैसे हम पर कैपिटा इनकम को जो कैलकुलेट करते हैं वो सिर्फ 240 केजी पर कैपिटा पर पर्सन सीमेंट कंजम्पशन, वेयर एज ग्लोबल एवरेज देखेंगे 525 है भाई। कितना डिमांड सप्लाई गैप है भाई, ये देखिएगा क्यों हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन की हम बात करते हैं तो आप देखो 100 स्मार्ट सिटीज बनने जा रही है, 200 न्यू एयरपोर्ट्स बनने जा रही है भाई मोदी के गवर्नमेंट में। उसके बाद अफोर्डेबल हाउसिंग चल रहा, स्कीम याद रखना क्योंकि स्कीम्स के बारे में काफी क्वेश्चंस आईएएस में आता, प्रीलिम्स में। प्राइम मिनिस्टर आवास योजना, लार्ज स्केल कंक्रीट हाईवेज बन रहा है भाई, गडकरी साहब बना रहे, और गवर्नमेंट इसमें ये भी मैंडेट किया हुआ है मिनिमम 25% कंक्रीट वॉल्यूम नेशनल हाईवेज और एक्सप्रेस वे में यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है भाई। ये सब ट्रिगर्स यूज करिए, कभी ऐसे क्वेश्चंस आत्मनिर्भरता, इंफ्रास्ट्रक्चर, गति शक्ति, स्टील इंडस्ट्री, पीएलआई स्कीम, ये सब में डाले, उसमें सीमेंट भी घुसाइए भाई। पर कैपिटा सीमेंट जो इंडिया में 240, वर्ल्ड में 525, इंडिया में कितने एयरपोर्ट्स बनने जा रहा है, 100 स्मार्ट सिटीज, ये सब डाटा आप ऐसे में देंगे ज्यादा मार्क मिलेगा भाई मेंस में। आप क्या समझ रहे हैं, कुछ भी हवा में बात कर देंगे, अंग्रेजी में फेंक देंगे, नहीं भाई, मार्क नहीं, लिखने से मार्क नहीं आएगा। 10 पेज डाल दिया, डाटा पर कैपिटा सीमेंट कंजम्पशन डालिए, एयरपोर्ट डालिए, कॉन्क्रीटाइजेशन की बात करिए, गडकरी रेलेवेंस बना के रखिए, क्वेश्चन को ठीक ठाक समझ लीजिए भाई। वहीं एक तरह का डिफरेंशिएटर है भाई। 2 मार्क के पीछे बंदा आईएएस से कहीं पीछे का ग्रुप बी सर्विसेज में चले जाता। अदानी का काफ़ी सिनर्जी हो सकता क्योंकि इनका गुड लॉजिस्टिक्स है, इनको वेयर हाउसिंग है, कोस्टल शिपिंग है, ट्रांसपोर्टेशन चाहे ट्रेन के थ्रू, पोर्ट के थ्रू, इनके पास पोर्ट भी है, तो काफ़ी सारे इनके सिनर्जीज डेवलप कर रहे हैं। इन्होंने $10 बिलियन लगा रहे हैं होलसिम, जो गुजरात अंबुजा डीएसीसी वगैरह जो है एक्विजिशन हुआ है। तो जब भी ये सीमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, थोड़ा सा ये भी डाल दीजिए, होलसिम अदानी ने लिया है 10 बिलियन। ये टॉपिक अदानी के बारे में नहीं है, ये है सीमेंट एंड आत्मनिर्भरता। उसके पीछे क्यों अब अदानी को इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अभी रिसेंटली हॉट न्यूज है, और ये इंडियन एंटिटी की तरह ये सीमेंट कंपनी काम करेगा भाई। तो ऑब्वियसली कोई सीमेंट इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, अपना आत्म निर्भरता और सेल्फ रिलायंस पे आएगा और आगे बढ़ेगा। एंड दैट इज वाई ये सीमेंट प्रोडक्शन एंड सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर सेल्फ रिलायंस के बारे में बात करें। और अदानी का इसलिए बात की है क्योंकि अभी छोटा मोटा नहीं है भाई, काफ़ी कुछ, जैसे मतलब 70,000 करोड़ है, 70 नहीं 75,000 है। चलो जी, अगले अदानी की बहुत ज़्यादा बात होगी, अगले टॉपिक है टॉप 5 बिजनेस ग्रुप्स, याद रखिएगा बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। ये क्या, टाटा ग्रुप सबसे ज़्यादा है और इनके टोटल रेवेन्यू देखेंगे 8,60,000 करोड़ है। सेकंड रिलायंस है, 7 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। फिर आता है आदित्य बिरला, टाटा बिरला आ गया ना, वो तीसरा पोजीशन पे पहुंच गया है, अप्रॉक्सीमेटली 3.5 लाख करोड़ के आसपास है। उसके बाद अदानी है 2.5 करोड़ है। उसके बाद महिंद्रा आ गया, वो 1.5 के आसपास आ गया, और बजाज भी 1.5, महिंद्रा बजाज सब सेम है। तो कुल मिला के टाटा 8 है, रिलायंस 7 है, आदित्य बिरला 3 है, अदानी 2.5 है, फिर 1.5, सिंपल 8, 7, 2.5, 1.5। नेक्स्ट टॉपिक है जॉब क्रिएशन। जॉब क्रिएशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कोई भी ग्रोइंग इकोनॉमी। अभी नीति आयोग जब भी जॉब्स की बात करती है, नीति आयोग कोई भी ऐसे में जॉब्स के बारे में आए तो नीति आयोग का नाम जरूर डालिए, और उसको जिसको फीमेल्स को भी कंसिडर करिए, क्योंकि फीमेल पार्टिसिपेशन इन द लेबर फोर्स, क्योंकि लेडीज भी सबको ज़्यादा से ज़्यादा काम पे आना जरूरी है, वो भी एक बड़ा इंडिकेटर है। तो गवर्नमेंट क्या करेगा, एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच इस पे लगाएंगे और ये क्लोजली काम करेंगे इंटरनेशनल एजेंसीज के बाद। तो जब भी एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से एम्प्लॉयमेंट इंटरनेशनल एजेंसी है तो ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, by millions of youth,
हर साल वर्क पे आ रहे हैं भाई, बच्चे बड़े हो रहे हैं, ऐसे ही टाइम पे कोविड पे तो मिलियंस तो आ रहे हैं, और ऊपर से मिलियन नौकरी पे थे, उनकी नौकरी से निकाल रहे हैं कोविड की वजह से भाई। तो एम्प्लॉयमेंट कहाँ से जनरेट होगा भाई? तो ध्यान रखना, गवर्नमेंट इस पे ऑलरेडी एक्शन लेना शुरू कर दिया है, जिसको कहते हैं लेबर मिनिस्ट्री। उनका एक सोशल सिक्योरिटी कोड 2020, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है जी। ये सब स्कीम का नाम लिखना है ऐसे में, इंटरव्यू में, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट कर रही है, नाम लिखिए भाई, सोशल सिक्योरिटी कोड 2020। उस पर क्या प्रपोज कर रहे हैं, उसके साथ साथ एक चीज ध्यान रखना, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप है, अमेरिका है, एक माइकल एंड सूसन डेल फाउंडेशन है, मिलिंडा, बड़ा इंटरनेशनल एजेंसीज है। उन्होंने सर्वे करके ये बताया कि गिग इकोनॉमी 9 करोड़ जॉब इंडिया में नॉन फार्म जनरेट किया जा सकता। नॉन फार्म कितने? 9 करोड़ लोग है भाई, मेजर परसेंट है। इंडिया का पॉपुलेशन आज की डेट में 130 करोड़ है, तो 9 करोड़ तो गिग इकोनॉमी है भाई। गिग का मतलब एक तरह का अनऑर्गेनाइज नहीं कह सकते, ये फ्रीलांसर्स है, कोडर्स है, कोई कंपनी का रेगुलर एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तनख्वाह नहीं मिलती, मगर काम पे घर पे बैठे बैठे इतना काम करते हैं, सबसे ज़्यादा कमाते हैं भाई। ये गिग इकॉनमी है। जैसे जैसे बंदे के हाथ में स्किल है, डाटा साइंस में, किसी में कोडिंग में, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, इसको कहते हैं गिग इकॉनमी। उसमें 9 करोड़ जॉब नॉन फार्म सेक्टर में। फार्म सेक्टर तो पता है 60% तो फार्म सेक्टर पे डिपेंडेंट है, ठीक है जी। 9 मिलियन, अगर वो ठीक ठाक हो जाता 3-4 साल में, इस पे अप्रॉक्सीमेटली $250 बिलियन का रेवेन्यू होता भाई। $250 बिलियन का मतलब हमारे जीडीपी में 1.25% की ग्रोथ आ सकती है भाई। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जब भी इस तरह के एसएस वगैरह, जॉब क्रिएशन, एम्प्लॉयमेंट नीति, कहीं भी आ सकता, कैसे भी आता, ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, मगर उसको कहीं ना कहीं पॉइंट्स को कनेक्ट करके सूटेबली यूज़ करना है, ठीक है जी। ये जो भी डाटा मैं बात कर रहा हूँ ये सब लिख के रखिएगा, और जितना हो सकता है वंस इन अ वाइल इसको आप रिवाइज करके आप अपने यूज़ करिएगा, ठीक है जी। ओके।